अब बात करेंगे जो हमारे आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि किस तरीके का स्टेट हम बनाना चाहते हैं। तो सोवरेन, ये भी वही सोवरानते इस तरीके के वर्ड्स हैं, सुपरनोस जो लैटिन से शुरू हुए हैं कि भाई आप किसी की ना तो डिपेंडेंसी हैं ना आप किसी के डोमिनियन हैं। जैसे कि अगर बात करें कि जब हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ उससे पहले से हम जो थे डिपेंडेंसी थी, इंग्लैंड हमारे लिए सारे नियम कानून बनाता था, और उसके बाद से और 1950 26 जनवरी 1950 तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता तब तक हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब होता है इन द नेम ऑफ, डिपेंडेंसी तो पूरी हो ही गई, डिपेंडेंसी में सारे नियम कानून सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अंग्रेज़ों के ऊपर थी, वही सारे लॉज बनाती थी, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो चाहे उससे आगे के धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, काउंसिल एक्ट 1909, वो सारी की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होती थी, वो वहाँ से चीज़ें तैयार होकर आती थी। डोमिनियन का मतलब होता है कि इन द नेम ऑफ किंग, यानी कि असली जो मालिक है वो राजा है, तुम यहाँ पर बैठकर उसका जो है रूल चला रहे हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो सोवरेन का मतलब होता है ना तो आप किसी पे डिपेंड है ना किसी पे आप किसी के डोमिनियन है, पूरा कंप्लीटली आप फ्री हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली भी सारे डिसीजंस लेने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इंटरनली भी आप सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसा नेहरू जी ने बोला ही कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम सोवरेन बनाएंगे। अब कुछ एक चीज़ें हैं, 1949 में जो पीएम कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इंडिया ने कॉमनवेल्थ जो मेंबरशिप थी वो बरकरार रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी सोवरेनिटी जो है वो दब जाएगी। यानी कि रानी या राजा अगर इंग्लैंड से होता हुआ हिंदुस्तान आएगा तो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सर आइए बैठ जाइए, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं और कॉमनवेल्थ में जो किंग है, जो क्राउन है, वो एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, हेड के सिंबल के रूप में देखा जाता है। तो इसकी एक बड़े मज़ेदार इसकी भी एक स्टोरी है 1949 पीएम कॉन्फ्रेंस की। कॉमनवेल्थ की ये कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में होनी थी, जिसमें पाकिस्तान, सीलोन जिसको हम श्रीलंका बोल देते हैं, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के मेंबर्स वहाँ पर आने थे। और ये जो कॉमनवेल्थ थी इसमें वो लोग शामिल हो सकते थे या तो जो ब्रिटिश हों या ब्रिटिश डोमिनियन जो भी स्टेट्स हों, इस तरीके की जिनके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी तो वो इसमें शामिल हो सकते थे। अब 1949 में जब ये कॉन्फ्रेंस होती है पीएम कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर नेहरू जी भी मौजूद होते हैं और इस बात का अंदाज़ा लग चुका था, इस बात को ओपनली बोला जा चुका था कि इंडिया अपने आप को रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर करने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल में 1949 में, और आगे नवंबर में जाके हम क्या करेंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेंगे, क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक जहाँ पर होंगे। तो रिपब्लिक का मतलब होगा यानी कि अब राजा, इंग्लैंड का राजा हमारा हेड नहीं होगा, हमारा हेड अब से नया होगा। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल में तो सबको पता था कि भाई इंडिया जो है वो अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करने वाली है। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो था यही कि इंडिया के साथ रिलेशंस अब किस तरीके से बरकरार करेंगे। देखिए अपने आप में इंडिया का बोलबाला आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उनका ये कहना था कि अगर इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ से ख़त्म कर दी गई कि वो ये रिपब्लिक अपने आप को डिक्लेयर करने वाला है, इंडिया की मेंबरशिप अगर ख़त्म कर दी गई तो होगा ये कि पाकिस्तान भी यहाँ से भाग जाएगा, सीलोन श्रीलंका भी यहाँ से भाग जाएगा, साउथ अफ्रीका भी भाग जाएगा और कॉमनवेल्थ जो है वो गिर जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, इंडिया अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर रहा है, इसके साथ साथ वो कॉमनवेल्थ का मेंबर रह सकता है। और यहाँ पर चेंज ये हुआ कि पहले जो किंग एक जॉइंट हेड के रूप में शो किया जाता था कि ये भैया इन सब का हेड है, अब वो सिंबल हो गया फ्री एसोसिएशंस ऑफ द स्टेट। इंडिया ने देखिए पूरी दुनिया पे जो हुकूमत कर रहा था 1949 में, उस पर कैसे बदलाव किया। और इससे मज़े की बात ये जानिए कि 4 दिन पहले ही आयरलैंड ने अपने आप को डिक्लेयर किया था
जो मीटिंग हुई इससे कुछ दिन पहले ही आयरलैंड ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। जब उसने इसको अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी इन्होंने। और वो पड़ोस में बिल्कुल इनके, हम तो बहुत दूर बैठे हुए थे इंग्लैंड से, वो तो बिल्कुल इनकी शक्ल भी इनकी लोगों की आपस में मिलती होगी, बोलचाल भी इनकी मिलती होगी, बोली भी मिलती होगी। इंडिया का आप बोलबाला देखिए 1949 में, अगर इंडिया को ये लोग मना कर देते तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा की गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही थी कि ये लोग ये भी नहीं रहेंगे। तो 1949 में जब हमने ये मेंबरशिप ली तो इसका अपोज तो हुआ। जब इंग्लैंड में ये बात, इंडिया में ये बात पता चली कि नेहरू जी ने ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन दे दिए कॉमनवेल्थ में रहने की, तो सब इस बात पर गुस्सा हुए कि वो लोग जो हम पे 200 साल तक रूल कर रहे थे, आप उसकी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। और ये एक अच्छा डिसीजन भी माना जाता है, क्योंकि उस समय जब वर्ल्ड जो है 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुका था, एक तरफ रशिया प्रेशर डाल रहा था, एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, तो पुराने जो संबंध हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि पुरानी जो गलतियां हैं, पुरानी जो सीख है, पुरानी जो अच्छाइयां हैं, उसको आगे या तो कंटिन्यू करें या ना कंटिन्यू। गलती है तो ना कंटिन्यू करें, अच्छाई चीज़ है तो उसको कंटिन्यू करें। जैसे 1858 में ब्रिटिशर्स ने भी किया। ब्रिटिशर्स ने जब 1858 में वाइसरॉय बनाया और वो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको लिक्विडिफाई कर दिया, तो वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी बनाया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई। तो इस 15 मेंबर की काउंसिल में ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग नहीं थे, इसमें जो कंपनी थी उसके भी लोग थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमारे काम आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दें, सब कुछ नए से शुरू करें। तो इनका ठीक इसी तरीके से जो इंग्लैंड है, इसके साथ जो हमारे पुराने रिलेशंस हैं, वो इस टर्मोइल से, ये जो सिचुएशन चल रही है, इससे हमें ज़रूरत पड़ने पर बचा सकती है। लेकिन जैसे अपोजिशन हुआ तो वहाँ पर ये बात बोली गई कि ये एक एक्स्ट्रा लीगल डिक्लेरेशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र है। इंडिया फ्री है, जब चाहे इस एसोसिएशन से बाहर हो सकता है, कोई दबाव नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी की अपनी पर्सनल इच्छा के तौर पर जो है वहाँ पर इंडिया को ऐड कराया गया। ठीक उसी तरीके से चाहे इंडिया की मेंबरशिप हो यूएन में, इंडिया उन देशों में से है जिसने यूनाइटेड नेशंस की नींव रखी है। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया उन देशों में से आता है जिसने यूएन को खड़ा किया है। लेकिन यूएन में भी इसकी मेंबरशिप ये बात इंश्योर नहीं करती कि इंडिया पर किसी तरीके का दबाव है। वो सारे फैसले अपनी मर्जी से ले सकता है, सारे चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, और इसी सोवरेनिटी के बेसिस पर वो कोई भी पार्ट एक्वायर कर सकता है और कोई भी पार्ट सीड कर सकता है, छोड़ सकता है या एक्वायर कर सकता है। तो सोवरेनिटी की बात कुछ ऐसी जो है हमें देखने को मिलती है। बात करें सोशलिस्ट की तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत भारी भारी शब्द हैं ये। एक एक सिंगल शब्द जो है अपने आप में कई पन्नों की कहानियाँ लिख सकता है। नॉट इनिशियली, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोशलिस्ट वर्ड जो है हमें इनिशियली देखने को नहीं मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देखा, वहाँ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जुड़ता हुआ देखा। अब इनिशियली क्यों नहीं था? इनिशियली इस नहीं था, ना तो नेहरू जी ही इसके फेवर में थे, ना अंबेडकर साहब ही इसके फेवर में थे। नेहरू जी का ये कहना था कि सोशलिस्ट को लेके बहुत सारा डाइवर्जन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई कह रहा है ऐड करो। जैसे हमने कहा कि प्रियम्बल की जब डिबेट होगी तो वहाँ लोग ये बोलेंगे कि इसको आप इंडिया ना लिखो, इसको आप लिखो द यूनियन, जैसे यूएसएसआर है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे लिखो इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, इस तरीके से लिखो। आप गॉड को इसमें इंक्लूड करो, भगवान को इसमें इंक्लूड करो, आप गांधी जी को इसमें इंक्लूड करो। तो उस तरीके से डिबेट में बहुत सारे डाइवर्जन्स देखने को मिल रहे थे सोशलिज्म पर। कुछ कह रहे थे हाँ, कुछ कह रहे थे ना। तो नेहरू जी ने इस बात को स्किप कर दिया कि भैया सोशलिस्ट पर क्योंकि बहुत डाइवर्जेंस है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर साहब का ये कहना था कि सोशलिस्ट अगर हम लिख देंगे तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। डेमोक्रेसी के खिलाफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोग फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे उन्हें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए। तो ये हम लोगों पर छोड़ देते हैं, उन्हें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, ये जो संविधान बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल बना रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे। हम कौन होते हैं?
इसीलिए सोशलिस्ट का वर्ड जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता। बाद में जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ 1959 में जो आबादी सेशन था उसमें देखिए, सोशलिस्ट अगर ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म के फीचर्स नहीं थे। पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म के फीचर्स थे। अगर हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे तो वहाँ पर ये बोलता है कि भैया जो हमारे लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वहाँ स्टेट ये कोशिश करेगा कि उन लोगों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिल सके, यानी कि मजदूर भी हो लेकिन कंपनी का मैनेजर, मालिक एक तरीके से भी हो। दूसरी तरफ जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं जो देश के, वो इस तरीके से ना बटे हों कि भाई वो किसी एक के पास जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, या वेल्थ का एक्यूमुलेशन जो है वो किसी एक के पास ना हो जाए। इस तरीके से वो सब पे लगभग बराबर तरीके से बांटा जाए। तो ये सोशलिज्म के जो फीचर्स थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद थे। ये सोशलिस्ट लिखने से नहीं आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस में हमें इसकी झलक देखने को मिलती है, लेकिन एक्सप्लिसिटली सामने से आबादी सेशन 1955, चेन्नई का शहर आबादी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पर जब सेशन होता है कांग्रेस का तो इस सेशन में ये बात बोल दी जाती है कि भैया हम जो है सोशलिस्ट पैटर्न जो है अपनाएंगे। इसके बाद नेहरू जी जो है वो निकिता और जो निकोलाई, जो रशिया है उसमें ऐसे ही नाम होते हैं, निकिता, खुरुश्चेव, निकोलाई, तो इन लोगों को, ये रशिया के प्रीमियर थे, बड़े लोग थे, तो इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए आबादी सेशन में। उसके बाद ये जाते हैं, जाने के बाद इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए आप जो है इंडस्ट्री लगाइए हिंदुस्तान में। और ये जो आबादी सेशन हुआ था ये इस चीज़ का बेसिकली एक रिफ्लेक्शन था कि इन लोगों, रशिया मतलब क्योंकि इसी तरीके के सोशलिज्म पर ही बात करता है, तो हमने उसके वहाँ के लोगों को इन्विटेशन दिया कि आइए। और नेहरू जी जब वहाँ गए तो बहुत मज़ेदार मतलब वहाँ कहानी हुई। वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि नेहरू जी जब निकिता और निकोलाई से मिलने गए तो वहाँ पर इनको ले जाया गया सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क में मतलब इनका कुछ सेरेमनी होनी थी, तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे। नेहरू जी पूछते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि ये पार्क के टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, टिकट मिल रहे हैं। तो नेहरू जी कहते हैं यार ये अजीब बात बता रहे हो, तो मतलब है कैसे, जो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पर जो है ये पार्क लोगों के लिए खुले हुए हैं, और अब से नहीं खुले हुए हैं, 1800 के आसपास से खुले हुए हैं। वहाँ पर कोई भी आता है, बैठता है, प्यार करता है, रोमांस करता है, और आप सोशलिस्ट कंट्री हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ जनता के लिए, आप टिकट लगा रहे हैं। तो तभी हबड़ तबड़ में वो टिकट कैंसिल कर दिए जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इन टिकट्स को कैंसिल कीजिए। और ऐसा एक बार आर्टिकल भी आया कि एक पर्सन जो कि जिन्होंने नेहरू जी को थैंक दिया इस बात के लिए कि पहले जहां उनके दुगने पैसे खर्च होते थे, कि पहले पार्क में बैठते थे फिर डांस करते थे, तो 2 तरीके से टिकट लेना पड़ता था, वहां उनका टिकट का खर्चा आधा हो गया था नेहरू जी की वजह से। उनको रोमांस करने का और ज़्यादा मौका मिल गया था। तो आबादी सेशन के बाद ये निकोलाई और जो है निकिता जो है हिंदुस्तान आते हैं, और इसमें बहुत एक्सप्लिसिटली सोशलिज्म की बात हुई। अब सोशलिज्म 2 तरीके का हो सकता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो ट्रेडिशनल सोशलिज्म कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, चाहे साबुन हो, चाहे चप्पल हो, कुछ भी हो, टेप हो, वो सारा का सारा कौन बना रहा है, उसका सबका नेशनलाइजेशन है। हम क्या देखेंगे, पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में भी हमें ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं कि बहुत डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम थी, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मंजन हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे और भी कोई चीज़ें हो, उसमें डाइवर्सिटी बहुत कम थी। एक ही तरीके का साबुन हमें देखने को मिलता था नहाने वाला, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन वो 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत बड़े बड़े मतलब जो है कंपनीज़ ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक वही ट्रेडिशनल, डेमोक्रेटिक जहाँ पर हम प्राइवेट इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं, जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि भैया सरकार तो चीज़ों को चलाएगी ही चलाएगी, लेकिन प्राइवेट इकोनॉमी को भी हम मना नहीं
करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है। जब जब इस बात पर डिबेट हो रही थी कि भैया जैसे बिपिन चंद्र साहब हैं, बिपिन चंद्र साहब सोशलिज्म को भी वेग वर्ड मानते हैं और सेकुलरिज्म को भी वेग वर्ड मानते हैं। कहते हैं सोशलिज्म बेकार है, इसका वाजिब जो मीनिंग होना चाहिए वो आपने हिंदुस्तान में लागू नहीं कर रखा है। वहीं सेकुलरिज्म को वो बोलते हैं कि इंडिया को सेकुलर स्टेट ना कह के रिपब्लिक हैविंग रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन बोलना चाहिए, कि वो रिपब्लिक जिसको ना सारे रिलीजन्स के प्रति रिस्पेक्ट है, ऐसे बोलना चाहिए। तो जब ये बात उठी तो इंदिरा गांधी ने ये बोला कि भैया सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दें, ये हमारा ब्रांड नहीं है सोशलिज्म का, हमारा अपना ही ब्रांड है, हमारा अपना ही ब्रांड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पर हम प्राइवेट इकोनॉमी को भी जो है बढ़ावा देते हैं। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कुछ एक केसेस हुए जिसको हम देखें। एक्सेलवेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर कोर्ट ने बोला सोशलिज्म नॉट इन ट्रू मीनिंग। क्या बोला, कैसे बोला, हुआ क्या था ऐसा। एक्सेलवेयर एक कंपनी थी, कपड़ा बनाती थी, कुछ एक 400-500 मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन किसी वजह से, अपनी मांगों की वजह से, पैसा वैसा बढ़वाने की वजह से ये थोड़े से हॉस्टाइल हो गए थे। जो कंपनी के रिलेशंस थे मजदूरों के साथ, लेबर के साथ, वो कंटिन्यूसली जो है वो डिट्रॉइट हो रहे थे, ख़राब होते जा रहे थे। शुरू में कोशिशें की गई कि ठीक है चलो आपकी थोड़ी बहुत 19-20 बातें मानी गई, लेकिन चीज़ें उस मकाम पर पहुंच चुकी थी कि अब दोनों के बीच में, मतलब कंपनी और जो लेबर थी उसके बीच में सही चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे कई सालों तक जब चलता रहा तो इस एक्सेलवेयर कंपनी ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट मतलब एप्लीकेशन भेजी कि भाई हम अपनी कंपनी बंद करना जबकि ये प्राइवेट कंपनी थी, कि हम अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेबर से हमारे जो टर्म्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इसको मना कर देती कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ये ऐसा नहीं कर पाते तो ये कोर्ट में केस डालते हैं। कोर्ट में बात आती है सोशलिज्म की, और जब कोर्ट में बात आती है सोशलिज्म की तो कोर्ट वहाँ पर कहता है कि सोशलिज्म का मतलब तो है नेशनलाइजेशन, सोशलिज्म का मतलब तो है नेशनलाइजेशन, लेकिन जब तक इंडिया में प्राइवेट जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तब तक सोशलिज्म ट्रू मीनिंग में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने ये बात इंश्योर कर दी कि सोशलिज्म का मतलब तो है कि भाई नेशनलाइजेशन, सब चीज़ पे सरकार की मोहर लगा दो, लेकिन जब तक प्राइवेट हमारे पास इनकम है, प्राइवेट इकोनॉमी है, तब तक हम इसको सही तरीके से, मतलब एक्चुअल मीनिंग में हम इसको लागू नहीं कर सकते। तो एक्सेलवेयर में जो है सोशलिज्म की एक जो नई चीज़ें, इंडियन ब्रांड जो है सोशलिज्म की, वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये केस होता है डीएस नकारा, 1983 का ये केस रहा नकारा साहब का, 1979 का एक्सेलवेयर का रहा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इन ईयर्स को याद रखें, हाँ वर्ड्स अगर आप याद कर लें या ना भी, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कोट करें। बेसिक स्टोरीज में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझना, याद रखना बहुत ईजिली हो जाता है, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही है। जैसे डीएस नकारा साहब की बात ले लें तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, वो स्कीम थी पेंशन से रिलेटेड। अब ये पेंशन से रिलेटेड जो स्कीम थी, इसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक 31 मार्च या दिसंबर की बात थी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने चूज कर रखी थी कि इस डेट को या इसके बाद जो भी लोग रिटायर होंगे उनको, उनकी पेंशन में कुछ उनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन इससे पहले के जो लोग रिटायर होकर बैठे थे वो फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल रहा था। तो जब ये लोग कोर्ट में पहुंचे कि भाई ऐसे आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन है, आप एक आदमी को तो जो है अच्छी खासी पेंशन दे रहे हैं, उसमें जो भी आपने बढ़ोतरी कर रही है, दूसरे को आप नकार रहे हैं, जबकि दोनों एक ही तरीके की सर्विस से रिटायर हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक तारीख के पहले रिटायर हुआ, एक तारीख के बाद रिटायर हुआ। तो यहाँ पर जब सोशलिज्म की बात आती है तो कोर्ट ये बात बोलता है कि सोशलिज्म का, इंडियन सोशलिज्म का एक्चुअल मीनिंग है जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ जनरेट हुई हैं उनको ख़त्म करना है, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ जनरेट हुई हैं उनको ख़त्म करना। और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म विद अ टिल्ट टूवर्ड्स गांधीयन।
यानी वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का क्या है, मिक्स है, ज़्यादा झुकाव उसका गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। और इसी तरीके से जेबी पंत वर्सेस यूपी, उस समय जो है 2000 की ये बात है, हमने देखा उत्तराखंड जो है बाद में हमें अलग होता हुआ दिखेगा। तो ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी, कुछ लोग थे जिनकी परमानेंसी, ये केस इस तरीके के आज भी चलते रहते हैं, एडहॉक पे लोगों को हायर कर लिया जाता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं, परमानेंट नहीं हो पाते। ऐसे ये लोग थे, परमानेंट नहीं हो पा रहे थे, कोर्ट में केस डाला। तब कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यहाँ इस बात को इंश्योर कर दिया गया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो यूज़ है वो यूज़ है पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज़ दैट टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, ये यहाँ पर कोर्ट ने इंश्योर किया। तो ये सोशलिज्म जो एक्चुअल मीनिंग में है वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि वी हैव आर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, हमारा अपना ही ब्रांड है। कोर्ट ने भी इंश्योर कर दिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सोशलिज्म को ट्रू मीनिंग में लागू नहीं किया जा सकता एक्सेलवेयर केस में। 1991 की पॉलिसी हम देखेंगे जहां पर हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसने सोशलिज्म को डाइल्यूट किया है। जैसे हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड की जो 25% पीपल हैं उनके पास 75% प्रॉपर्टी है, बाकी 75 लोगों पे वर्ल्ड की 25% प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। बहुत कम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लोगों पर बहुत कम प्रॉपर्टी। और इसके बाद ये जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए, इसने तो और चीज़ों को बदला ही है, प्राइवेट। और अब तो लोग ऐसे भी एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि ये जो मोदी जी की गवर्नमेंट है इसकी वजह से बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे हिंदुजा ग्रुप हो, गोदरेज ग्रुप हो, बजाज ग्रुप हो, ये लोग जो है सीन से बाहर हो गए हैं और वेल्थ जो है वो बेसिकली दो लोगों के पास आ गया है। बेसिकली मतलब वो कहना चाह रहे हैं अडानी जी के और अंबानी जी के। तो इसके बारे में आपके जो अपने भी मत हैं वो आपके अपने पर्सनल है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अब बात करेंगे सेकुलरिज्म की। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पहले देखने को नहीं मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में था क्यों नहीं, और अगर था नहीं तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले सेकुलर नहीं था। तो इसके रेस्पेक्ट में भी चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें चाहे अंबेडकर जी की बात करें, दोनों के व्यूज़ ये थे कि सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको होना नहीं चाहिए। नेहरू जी का ये मानना था कि सेकुलर जो है वो एक हैप्पी वर्ड नहीं है, अच्छा वर्ड, खुश वाला, मतलब खुशी देने वाला वर्ड नहीं है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि नो रिलेशन इन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, यानी स्टेट में और चर्च में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे हमने देखा विपिन चंद्रा साहब क्या कह रहे हैं कि इंडिया को सेकुलर स्टेट नहीं बोलना चाहिए, इंडिया को बोलना चाहिए रिपब्लिक हैविंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाइए और वहाँ पर आप देखिए कि चर्च में और स्टेट में, यानी कि कंट्री में और इस रिलीजन में कोई भी हमें जो है रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका में आप 4 शादियाँ नहीं कर सकते। आप अमेरिका में जो है जो भी लॉज हैं मतलब वो सभी के बराबर हैं। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लॉज आप पे लागू होते हैं। सिख हैं, आपको कुछ प्रिविलेज मिल जाती हैं, आप कृपाण रख सकते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें फ्रांस को, फ्रांस जिसके रेस्पेक्ट में यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ चुका है, उसके सेकुलरिज्म के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन पूछ चुका है। और क्योंकि फ्रांस उन देशों में आता है जो सेकुलरिज्म के लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप चार्ली हेब्डो को देखिए, चार्ली हेब्डो और बहुत ज़्यादा लिबरल भी जो है वो अपने आप को दिखाता है या माना जाता है। चार्ली हेब्डो ने जब मोहम्मद साहब के कार्टून छापे तो उसके रेस्पेक्ट में वो फायरिंग्स हमें देखने को मिलती है। या बात करें एक बुरकिनी की, एक होती है बिकनी जो कि आप समंदर के किनारे जो है पहनते हैं।
तो यहाँ पर हुआ ये, ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में 2006-7 के आसपास की बात रही होगी, वहाँ पर एक डिज़ाइनर सामने आती हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती हैं बुर्किनी का। वो क्या बुर्किनी मीन्स, देखिए जैसे एटाइमोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, बुर्किनी बुरका प्लस बिकिनी, बुरका प्लस बिकिनी हो गया बुर्किनी। तो उन्होंने इस तरीके के ड्रेसेस बनाए जो पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप बिकिनी पहनेंगे तो सिर्फ आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं, रिलीजन इस्लाम रिलीजन को आप खुश नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के हिसाब से जो फीमेल्स हैं उनको पूरा बॉडी जो है वो ढका होना चाहिए। जैसे जो मैंने आयतें पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है अपनी बॉडी के पार्ट्स, मतलब प्राइवेट पार्ट्स मतलब कि हम सिर्फ रिप्रोडक्टरी पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है उस हिसाब से इनको शोल्डर्स को, टमी को भी प्राइवेट पार्ट्स में इंक्लूड किया गया है कि ये आप उन लोगों को ही दिखा सकते हैं, उन लोगों के सामने ही आप इन लोगों को इसको जो है रिवील कर सकते हैं जो आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपके फैमिली के मेम्बर्स हो। जब आप जनरल पब्लिक में जाएँ तो आपको ये ढकना होगा। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, उन्होंने बुर्की नहीं बनाई, उसमें क्या था कि सिर्फ आपके हाथ दिखते हैं और आपका फेस का इतना हिस्सा दिखता है, तो आप पूरा यहाँ से भी कवर हो जाते हैं और नीचे से भी कवर हो जाते हैं, टाइट ड्रेस वो होती है। तो जब ये चीज़ फ्रांस में पहुंची तो फ्रांस ने इसको भी मना कर दिया। 2015-16 की बात रही, इसको भी मना कर दिया। और यूपीएससी ने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि उससे रिलेटेड एक केस हुआ था कुछ समय पहले। एक इलाका रहा होगा फ्रांस का, उसने प्रेशर में आके, जब फीमेल्स, मुस्लिम फीमेल्स की तरफ से प्रेशर आया तो उन्होंने जो है उस पर से बैन हटा लिया, बुर्किनी पर से बैन हटा दिया। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या करा, उस बैन को वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसी रिस्पेक्ट में जो है यूपीएससी ने सवालात किए। तो ये होता है सेकुलरिज्म का ट्रू मीनिंग कि भैया रिलीजन को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने बुर्किनी को रिस्पेक्ट नहीं दी, हमें मतलब नहीं है आपको, ये आप पहन नहीं सकते हो यहाँ पर। लेकिन जो है हमने उस कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया है। तो यहाँ पर इनिशियली इसीलिए हमें देखने को नहीं मिलता है क्यों नेहरू जी का ये कहना था कि भाई ये हैप्पी वर्ड नहीं है। वहीं अगर अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब का ये मानना था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश सेकुलर है। जैसे और प्रोविजंस की बात कर लें, अनटचेबिलिटी की बात कर लें, तब भी ये डिबेट हुई, तब भी अंबेडकर साहब ने कहा कि हमें अनटचेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर लगाई गई पाबंदियाँ, हमने जो लैंग्वेज लिखी है वो अनटचेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। हमने जो लैंग्वेज लिखी है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, वो सफिशिएंट है। हमें उसमें गार्डन्स, ट्रेन्स, सिनेमा हॉल्स ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसी डिबेट हो रही थी कि आप इस पे जो है ऐड कीजिए इस पे ये सारे वर्ड्स, ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पर्याप्त प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं 25, 26, 27, 28 आप कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, आप कोई भी फेथ कर सकते हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में क्यों ऐड किया गया इसकी भी हम बात देखेंगे, इसकी भी हम बड़ी अच्छे इंसिडेंट्स हुए बहुत ज़बरदस्त, वो भी देखेंगे। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म हमने अपनाया। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को जो है हम एक तरीके का भाव दे रहे हैं, सभी को सेम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हमने इस्लाम के प्रति ये रेस्पेक्ट दिया कि आप 4 मैरिजेस कर सकते हैं, आप हज पे जाते हैं तो हज पे जाने के लिए कुछ एक मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स की तरफ से अलग अलग ड्राइव्स चलाई जाती हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर देखिए एमपी की गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है फ्लाइट से जो है अब तीर्थ यात्रा करवाएंगे। वहीं जब कांवड़ होती है तो कुछ स्टेट्स में जो है फूल बरसाए जाते हैं। तो हम ना तो ऐसे कह सकते हैं कि हम अथीस्ट स्टेट हैं, अथीस्ट स्टेट की जो एंटी रिलीजन होता है कि देश रिलीजन के खिलाफ है, ना हम प्रो रिलीजन है। प्रो रिलीजन मतलब थियोक्रेटिक स्टेट की भैया जिसका अपना एक रिलीजन होगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो वो थियोक्रेटिक स्टेट श्रीलंका हो गया, हमारे बांग्लादेश हो गया, आसपास हम इन्हीं तरीके के देशों से घिरे हुए हैं। वहीं फिर एक सेकुलर स्टेट निकल के आता है, कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, चारों तरफ से हम इस तरीके से घिरे हुए हैं। तो भैया ये दर्शाता है
जो बात अंग्रेज़ों ने बोली कि इंडिया मदर है सिविलाइजेशंस का, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमें देखने में लगती हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स, जिनकी रूट इतनी बड़ी बड़ी हैं, इस बात को इंश्योर करती है कि इंडिया होमलैंड है, मदरलैंड है दुनिया की और बाकी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का। तो हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया, हमने इस्लाम को भी रिस्पेक्ट दिया, हमने हिंदुइज़्म को भी रिस्पेक्ट दिया, हमने सिखिज़्म को भी रेस्पेक्ट दिया। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो यहाँ पर आके पनप ना सका हो। हमें तो यहूदी भी देखने को मिलते हैं, साउथ के पार्ट में आप जाइए, स्पेशल जो है एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो जब यहूदी भागे तो हिंदुस्तान की तरफ भी आए और यहाँ पर आके उन्होंने जो है अपनी स्पेसिफिक कॉलोनीज़ बना रखी हैं। तो कोई भी ऐसा रिलीजन, वहीं आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में देखिए हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर जो है आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं कि भाई आप हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी ज़बरदस्ती शादियां करवा देते हैं। और ये तब होता है जब वो माइनर एज की होती हैं, वो अडल्टहुड में जा भी नहीं पाती हैं, तब आप ये काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया की कि हमने जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है वो सेकुलरिज्म का अपनाया। और सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसमें सेकुलरिज्म देखेंगे। आगे चलेंगे, बात करें डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी, जैसे हमने बात करी कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोक्राटिया, रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर सुप्रीम पावर कहाँ से आती है? हमने देखा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों द्वारा, लोगों में से। तो ये लोग ही हैं जो सरकार बना रहे हैं। अब ये डायरेक्टली भी बना सकते हैं, इनडायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे गांव की पंचायत देखिए आप, एक छोटे लेवल पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है कि भाई लोगों ने खुद ही फैसला लिया। चोर आ जाते थे तो लोग पहले खुद ही डिसीजन लेती थी, पुलिस तो उतनी होती नहीं थी कि भैया सबके गाँव में जाके जो है पहरा दें। वहाँ पर लोगों ने क्या फैसला लिया? वहाँ पर लोगों ने ये फैसला लिया कि हर घर से हर आदमी जो है पहरे पर निकलेगा। मैं ऐसी पुरानी कहानियां सुनता हूँ, जब पुराने बचपन में अपने गांव जाता था तो देखता था भाई आज उसका पहरा लग रहा है, आज उसका पहरा लग रहा है। ये लोग पूरी रात जागते थे बड़े बड़े डंडे लेके, क्योंकि बड़ी दहशत थी। आज आप बड़ा सिक्योर फील करते हैं, उस समय बड़ी दहशत थी जब हम छोटे छोटे थे कि हमला कर दिया, पूरा पूरा घर लूट लिया, शादी होने वाली थी, पूरा पूरा घर लूट लिया, शादी होने वाली थी। आप सोचिए अगले दिन 2-3 दिन में शादी है, पूरे हीरे जवाहरात, हीरे तो नहीं मतलब जो भी सोना चांदी फीमेल के लिए जो तैयार किए गए वो सारे लूट लिए। तो वो पहरा लगता है, वो डेमोक्रेसी का बहुत छोटा सा पार्ट हो गया कि लोग आए इकट्ठा होकर, उन्होंने फैसला लिया कि हम इस तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रदान करेंगे अपने ही गांव को। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट जैसे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट जैसे स्विट्ज़रलैंड में हमें देखने को मिलता है, लिंचेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलता है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग सीधे तौर से पार्टिसिपेट करते हैं रूल मेकिंग प्रोसेस में, जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं या पुराना एथेंस जो हुआ करता था पुराना, यानी लोग जो है सीधे तौर पर रूल मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके 3-4 प्रोसेस हो सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। टूल्स हो सकते हैं कि भाई एक रेफरेंडम हो गया, एक इनिशिएटिव हो गया, एक रिकॉल हो गया, एक प्लेबिसाइट हो गया। इनिशिएटिव जहाँ पर लोग, जैसे इनिशिएटिव नाम बता रहा है, इनिशिएटिव मतलब शुरू करना, तो जहाँ पर लोग अपने आप से शुरू कर सकें कि हमें ये लॉस बनाने हैं। रेफरेंडम रेफरेंस करवाना, जैसे कि सरकार ने कोई नियम कानून बनाया, वो रेफरेंडम के लिए लोगों से पूछे कि भाई ये कानून ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, स्विट्ज़रलैंड में जो सबसे पहला इनिशिएटिव हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला कि गाय भैंसों को ऐसे काट दिया जाता था। मतलब सोचिए आप, इमेजिन कीजिए कि कोई जिंदा आदमी जो है उसको काटा जा रहा है, तो इतना दर्द शायद कटने वालों को ना हो जितना देखने वालों को। तो उस समय 1800 के आसपास, मतलब अर्ली 1900 के आसपास की बात है, जब गाय भैंसों को इस तरीके से काटा जाता था, तो वहाँ पर हमें पहली बार इनिशिएटिव देखने को मिलता है कि इनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मतलब नशा इनको दिया जाएगा, जिससे कि ये लोग जो है बेहोश हो जाएं और इनको इतना दर्द ना हो। और मज़ेदार इनिशिएटिव्स हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं।
इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई जो मीनारें हैं, खासकर मतलब बेसिकली इनका रेफरेंस जो है वो मस्जिदों से है, मस्जिदों के साथ जो मीनारें होती हैं, कि मीनारें आप खड़ी नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने एक ड्राइव चलाई कि बहुत सारी मज़ार आपको जगह जगह देखने को मिल जाती है, वो उन लोगों को उनको ख़त्म करने की बात कर रही हैं। ठीक उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो मीनारें बन रही हैं ये ऐसे नहीं बन पाएंगी कभी भी, इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि मज़े की बात यह है कि सरकार ने लोगों को ये बोला कि आप इस इनिशिएटिव पर वोट ना दें। जैसे इनिशिएटिव शुरू किया गया, कुछ लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया, तो सरकार ने बाकी लोगों को बोला कि आप इसके फेवर में ना वोट दें, हम ये चाहते हैं। लेकिन लोगों ने फिर भी फेवर में वोट दिया और वो लागू हो गया। इवन स्विट्जरलैंड ने इस तरीके के इनिशिएटिव शुरू किए कि सभी मिलिट्री खत्म कर दी जाती है। स्विट्जरलैंड मतलब प्यार का देश है, रोमांस का देश है। आप देखिए पुरानी गोविंदा की पिक्चर्स जो हैं, करिश्मा कपूर की पिक्चर्स हैं, पुरानी सलमान खान की पिक्चर्स हैं, ट्रॉली पर शूट होती हैं, बर्फ़ गिर रही है और मतलब इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। मेरी भी इच्छा है थोड़े बहुत पैसे अगर कभी हो भगवान की दुआ से तो स्विट्जरलैंड जो है वो घूम के आया जाए। ऐसे प्यार वाले देश में लोगों ने ये इनिशिएटिव चलाया कि मिलिट्री को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ की मिलिट्री को ख़त्म कर दें, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन बाकी लोगों में थोड़ी सी समझ थी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है कैंसिल कर दिया। तो इनिशिएटिव जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से खुद चीज़ें शुरू कर सकते हैं, जैसे रेफरेंडम, वही रेफरेंडम सरकार ने भी ऐसा रेफरेंडम लोगों को दिया कि भाई अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत नई बात है। एक लॉ बनाया गया कि आप पब्लिकली जो है अपना पूरा फेस कवर नहीं कर सकते। बेसिकली उनका रेफरेंस भी बुरके से ही था। स्विट्ज़रलैंड में भी एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम्स की है, तो ये थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात तो है ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पर उन लोगों ने ये बोला कि सिक्योरिटी के पर्पस से कि भाई क्रिमिनल्स जो हैं वो अपना पूरा फेस ढककर, लेकिन इसका जो एक्चुअल इसका रीज़न था वो ये मुस्लिम्स पॉपुलेशन ही इसका एक्चुअल रीज़न है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप पब्लिकली जो है लॉ फेस नहीं ढक पाएंगे। इसके एवज में लोगों ने ये बोला कि भाई अगर आप इस तरीके से लॉज बनाते हैं तो आप उन लोगों को सोसाइटी से बाहर कर देंगे जो बिना मुंह छुपाए नहीं आ सकती। जैसे पर्दा गोशा नशीन औरतें बोली जाती हैं, गोशा नशीन बोली जाती हैं कि जो पूरे ऊपर से नीचे जो है मतलब ढकी होती हैं। ऐसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मुझे अचानक से याद आया जब इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राइव चलाई थी 2004-05 के आसपास, जब उस पर फ़ोटो छापने लगे थे आपके वोटर आईडी कार्ड पर। लेकिन इसकी हम बात तभी करेंगे जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। छोटे से ब्रीफ में ये था कि उन्होंने फ़ोटो छापा तो कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम पर्सनस ने इस बात का अपोज किया कि हमारी गोशा नशीन औरतें होती हैं, ये इनका तो पब्लिकली में ये तो कुछ मतलब चेहरा दिखा भी नहीं सकते हैं, आप पब्लिकली फ़ोटो छाप रहे हो, क्योंकि वो लिस्ट तो सबको ईजिली अवेलेबल होती है। तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि जो हमारी गोशा नशीन जो औरतें हैं ये तो सोसाइटी से बाहर हो जाएंगी, ये तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। लेकिन इस रेफरेंडम को भी लोगों ने हामी दी। तो ये रिकॉल होता है। रिकॉल में जब हम गवर्नमेंट को हटा देते हैं, किसी ऑफिसर को जो है हटा देते हैं फैसला लेकर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसे प्रोविजंस हमें इक्वाडोर या जापान में भी ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, और प्लेबिसाइट जहां जनता की राय जो है वो ले ली जाती है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लगभग मतलब सभी जगह, जैसे कि हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे आप मम्मी पापा से कुछ आपको बात कहनी है, पापा मुझे साइकिल दिलवा दो, लेकिन आपकी हिम्मत हो नहीं रही, आपके बस की नहीं हो रही, तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मेरे लिए मेरी बड़ी बहन होती थी, या मेरे लिए मेरी मम्मी होती थी कि भैया ऐसे ऐसे सामान आना है। तो हम उनसे बोलते थे कि भाई ये करना है, और ये आगे फिर आगे पापा तक वो बात पहुँचती थी। ठीक उसी तरीके से अगर हमें कोई नियम कानून बनाना है तो वो हम अपने एमएलएज या एमपी तक पहुंचाते हैं। वास्तविकता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। ऑन पेपर्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में रियलिटी कुछ और है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शंस होता है, एमएलएज या एमपीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, फिर ये पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात रखते हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं।
तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हिंदुस्तान में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ये दो तरीके से हो सकती है, एक पार्लियामेंट्री हो सकती है, एक प्रेसिडेंशियल हो सकती है। पार्लियामेंट्री जहाँ पर पार्लियामेंट से, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कनाडा में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इंडिया में। वहीं प्रेसिडेंशियल है जैसे हमें देखने को मिलता है अमेरिका में, जैसे हमें देखने को मिलता है रशिया में, जैसे हमें देखने को मिलता है पूरे लैटिन अमेरिका में। पूरा लैटिन अमेरिका ज़्यादातर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ घर का मुखिया वास्तविक मुखिया होता है, मतलब घर के दादाजी असलियत में दादाजी हैं, वो आज भी आपके पापा के कान पे दो रख सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके दादाजी वो दादाजी होते हैं जो आप पापा की इनकम पे किसी तरीके से डिपेंडेबल है, मतलब उनकी पेंशन्स या आनी या तो बंद हो गई है या अब वो उस एज में नहीं है कि काम कर सकें, तो वो आपके पापा की इनकम पे डिपेंड है। आपके पापा उनका सत्कार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी की बात हो गई। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बेसिकली वो स्टेट होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, जैसे कि हिंदुस्तान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में बस ये बात शर्त है कि प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन बाय बर्थ ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे अमेरिका में है कि आपको बर्थ लेने की ज़रूरत होगी। हिंदुस्तान में तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको जन्म से ही हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप किसी दूसरे के देश के सिटीज़न थे, बाद में आप सिटीज़न बने, तब भी आप जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी जो है दो तरीके की सी देखने को मिल सकते हैं कि भैया एक तो मोनार्की भी हो सकती है, एक रिपब्लिक भी हो सकती है। जैसे मोनार्की की बात करें तो हमें इंग्लैंड एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पर आज भी किंग क्वीन जो है वो सुप्रीम है। इसके साथ साथ हमने देखा था मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन। मोनाको के कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है द प्रिंस पावर इज़ इनवायलेबल, मतलब प्रिंस की पावर जो है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। और वो एक हेरिडिटरी पोजीशन है, मतलब कि जन्म के आधार पर है। पापा का बेटा जो है फिर आगे बाबर अकबर इस तरीके से चलते रहेंगे, हुमायूं बीच में आ जाएंगे, तो वो इस तरीके से चलते रहेंगे एक के बाद एक। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि भाई APJ अब्दुल कलाम साहब का बेटा जो है वो ही प्रेसिडेंट बनेगा या द्रौपदी मुर्मू जी के रिश्तेदारी में से कोई जो है वो ही प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये मोनार्की और रिपब्लिक में जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। जापान भी इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है बेसिकली वो सारी की सारी पब्लिक में है। पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि सुप्रीम जो है, हाँ ये होता ज़रूर है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपके लिए या मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है कि हम जो है ऐसे ही जाकर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठ जाएं, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तब इसको देखेंगे हम, कितनी रिक्वायरमेंट, कितने मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। तो एज एन इंडिविजुअल मतलब आपको लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो उनकी पार्टी में इतने सालों से चला आ रहा है। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ भी, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शंस हुए तो उसके लिए जो है अपना नॉमिनेशन भी किया, और बट ऑब्वियस था कि वो जितना उसका पॉसिबल था ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि रैंडमली किसी भी इंडिविजुअल को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल सके। उसके मतलब ये एक तरीके से यूँ कहिए, एक ये ऐसी पोस्ट है ज़रूर जिस पे पार्टीज़ जो हैं अपने रहनुमाई कर सकती हैं, अपने उस पर्सन को बिठा सकती हैं जिसको वो चाहें। तो यहाँ पर हमें जो है रिपब्लिक देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पावर पब्लिक में है ज़रूर, लेकिन वो है इनडायरेक्टली ही वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जैसे कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में MLAs पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड MLAs, और फिर जो वो है क्या कहते हैं हमारे जो MPs हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लोग इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए गए? पब्लिक के द्वारा। तो इसीलिए जो है वो प्रेसिडेंट भी जो है इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो सारी की सारी पब्लिक में ही होती है। और ऑल ऑफिसर्स टू द पब्लिक, चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लें, जैसे कि
मतलब की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अगर हम अपर हाउस की तरफ चलें, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहाँ पर हेरिडिटरी पोजीशंस भी हमें देखने को मिलती है कि इनका बेटा आएगा वो जो है इसमें पोजीशन ले सकता है और उसकी मेंबरशिप जो है तब तक चलती रहती है जब तक ये मरते नहीं हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं कि भाई आप 6 साल से आगे भी राज्यसभा में कंटिन्यू कर पाए, आप 2 साल में जो है फिर आगे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वो मेंबर्स जो है हटा दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम 6 ईयर जो है आप राज्यसभा के मेंबर्स रह सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड में इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए रिपब्लिक में क्या होता है, सारे ऑफिसेस जो हैं वो पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्मॉल ब्रीफ अबाउट रिपब्लिक। ये वो आइडियल्स हैं हमारे प्रियम्बल के, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कराना चाहता है कि हमारा स्टेट किस तरीके का होगा। वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा।